लीजिए, पूरे 50,000 है, गिन लीजिए। देसी कट्टा दीजिए ना। अरे देता हूँ बाबा, देता हूँ। अरे दो ना भाई। अरे देता हूँ ना। अरे भाई, मेरे पैसे। राजेंद्र शिर्के एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी और उनकी पत्नी माला किसी भी अन्य साधारण दंपत्ति की तरह जीवन और उससे जुड़े कई अनुभवों से गुजर चुके थे, लेकिन बाहर से आम दिखने वाले राजेंद्र पर बंदूक खरीदने की नौबत कैसे आन पड़ी? आखिर वो क्या वजह थी जिसने राजेंद्र जैसे शरीफ आदमी को कानून तोड़ने पर मजबूर किया? क्या जरूरत थी इतनी रात को बाहर जाने की आपको? अरे टहलने ही जाना था तो सुबह चले जाते ना। अरे नींद नहीं आ रही थी। हम लोग कल पुलिस में जाएंगे, बस ऐसे गुंडों को ना छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अरे राव दे, जरूरत नहीं है। अरे ना बोलो ना। अरे कई को पुलिस का चक्कर, किसी की मदद की जरूरत नहीं है हमें। देसी कट्टा चाहिए ना आपको? मैं ला के दे सकता हूँ, कल मिलना मेरे को। कल टाइम पे आ जाओ। जी साहब। अंदाजा बिल्कुल सही था आपका, गोली एकदम नजदीक से चलाई गई है। देसी कट्टे से निकली हुई गोली है। कोई सुपारी का मामला तो नहीं है? फैमिली से बात करके जरा पता करो कि धनराज की पर्सनल या प्रोफेशनल मैटर को लेकर किसी से दुश्मनी तो नहीं। ओके सर। चाय और ये दवा। कहाँ जा रहे हैं आप? आपको कल बुखार था ना पूरी रात, आप आराम करिए ना। मुझे कहीं जाना है। आप पहले दवाई खा लीजिए, नाश्ता करिए, फिर आप जाइए। मैं आके कर लूंगा। हम धनराज के साथ किसी की कोई दुश्मनी थी? मुझे नहीं मालूम साहब। देखिए, आपके बेटे के हत्यारे को क्या बोलूं? मेरे बहू से पूछ लीजिए, आप वो ही बता देगी। कहना क्या चाहती है आप? साहब, वो विद्या मैडम है ना, उनका कुछ चक्कर चल रहा था। किसके साथ? उनके ड्राइवर मंगल के साथ। साहब, धनराज जी का उनकी माँ से एकदम नहीं पटता था, बहुत झगड़ा होता था दोनों में। क्यों? क्योंकि उसकी माँ बिजनेस का आधा प्रॉफिट बांटना चाहती थी। धनराज का एक छोटा भाई है प्रवीण, काम से गया हुआ है, कुछ नहीं करता। माँ जी चाहती थी कि दुकान से होने वाला आधा प्रॉफिट उसे भी मिले। ये क्या है? कुछ नहीं, रख दे इसे। हाँ लेकिन 3 लाख रुपए कैश कहाँ से है आपके पास? कहाँ से आए? अरे क्या मतलब है? बैंक से निकाले और कहाँ से आएंगे? हाँ लेकिन इतने पैसे क्यों निकाले आपने, यही तो पूछ रही हूँ। अरे माला, इसलिए मैं तेरे को सारी बात नहीं बताता हूँ, क्योंकि एक के बाद एक तेरे सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। अरे वो भानु के बेटे को जरूरत थी, भतीजा है मेरा, मदद तो करनी पड़ेगी ना। कौन था ये? अरे कोई नहीं, बस ऐसे एड्रेस पूछ रहा था।
सारे बयानों को देख के लगता है कि फैमिली के अंदर ही आपस में प्रॉब्लम चल रही थी। माँ, बेटे, बहू, सब मोटिव तो सबके पास है, पर सबसे ज्यादा शक बीवी पे जाता है क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था। अफेयर? किसके साथ? ड्राइवर मंगल राणे के साथ। मालूम सर, मैं तो पहले से यहाँ पे जेल में सड़ रहा हूँ। देख, अभी भी समय है, सच क्या है हमें बता दे, वरना अब भी मैं मुंह से बोल रहा हूँ, अब हाथ पैर भी चलाऊंगा मैं। वो मंगल ने मुझे एक बार बोला था कि धनराज को ऑफ करने का, ताकि उसका पैसा और औरत उसकी हो जाए, लेकिन साहब उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। अगर मंगल ने कुछ किया होगा तो साहब बाहर के आदमी को बोला होगा, और मेरे से तो कोई मदद मांगी नहीं उसने। क्यों? जो चाहिए था तुझे मिल गया ना? आप भी क्या कह रहे हैं सर? धनराज जो मर गया, उसकी बीवी के साथ तेरा चक्कर चल रहा है ना, इसीलिए तूने धनराज को मार दिया ताकि उसकी बीवी भी तुझे मिल जाए और धीरे धीरे पैसे भी। अफेयर? आप क्या बोल रहे हैं साहब? इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स, तुम्हारे अफेयर के बारे में जानने वाले लोगों के बयान, सब कुछ है हमारे पास। तुम्हारा अफेयर प्रूव करने के लिए हमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन सर, मैंने जो चंदू दादा से उस दिन बोला था वो तो बस ऐसे ही बोल दिया था मन की भड़ास निकालने के लिए। क्या करती सर, जीना हराम हो गया था हमारा। जिस दिन धनराज का मर्डर हुआ तुम उसके साथ क्यों नहीं थी? वैसे तो तुम दोनों साथ में निकलते थे ना। पता था कि कोई उसे मारने वाला है, जानबूझ के उसी दिन तुम उसके साथ नहीं थी। सर वो नहीं जा पाई क्योंकि सुधा मैडम की तबीयत खराब हो गई थी। आप चाहे तो उनसे जाकर पूछ लीजिए, उन्होंने ये खुद ही मुझे बताया था। इतनी फिक्र थी तुम्हें अपनी सास की? हाँ थी सर, मेरे और धनराज के बीच चाहे जो भी हो, पर मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि आई का ख्याल न रखूं। मैं भी इंसान हूँ साहब। तंग आ गई थी मैं धनराज से, उसके गुस्से से। कभी आई से अनबन तो कभी बेटे विनय के साथ झगड़ा। मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं थी, अगर परवाह थी तो सिर्फ मंगल को। सर मैं आई से अनबन तो कभी बेटे विनय के साथ झगड़ा। मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं थी, अगर परवाह थी तो सिर्फ मंगल को। सर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अब आप झूठ बोलने लगे हैं मुझसे। मैंने अभी खुद भानु से फोन पे बात की, उसने बताया मुझे कि उसने और उसके बेटे ने आपसे कोई पैसे नहीं मांगे। अरे माला, वो मैं उसको चल क्या रहा है बताइए मुझे, कुछ तो गड़बड़ है। जितना तुझे कम पता होगा उतना ही तेरे लिए अच्छा है, इसलिए मत पूछ। ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं है ना? अरे मैं बोल लो ना कि राहु दे। माला, मेरे पे भरोसा रख। सारा नाम खराब करके रखा है, तू चली जा यहाँ से। जाने से पहले लिख दे, इस प्रॉपर्टी पे तेरा कुछ भी हक नहीं है। लिखना तो दूर, इस घर को छोड़ के भी नहीं जाने वाली मैं। इस घर पे मेरा भी उतना ही हक है। देखती हूँ मैं कैसे नहीं जाएगी तू। वाकई रिश्ते जुड़ने से दिल नहीं जुड़ते। निसंदेह इस परिवार में किसी को किसी की फिक्र नहीं थी, इसलिए इस बात की संभावना थी कि इन्हीं में से कोई धनराज की हत्या में भी शामिल हो सकता था। दूसरी ओर राजेंद्र, जो किसी खतरनाक वाकये को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस राजेंद्र और उसके इरादों से बिल्कुल बेखबर थी, और इसी बीच इस केस में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस गुत्थी को और भी उलझा दिया। नहीं लग रहा है ये माला कहां चली गई? अरे रमेश, अरे बेटा, तूने माला को देखा है क्या? जी अभी थोड़ी देर पहले मैंने इधर कोई जाते देखा काकी को। अच्छा, थैंक यू बेटा। सर, हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था, विद्या को भी देसी कट्टे से ही मारा गया। मतलब धनराज और विद्या का मर्डर कॉमन होने के चांसेस ज्यादा हैं। सर शायद मंगल ने पहले विद्या के लिए धनराज को मारा होगा, फिर उसे नौकरी से निकाल दिया गया, फिर गुस्से में आके उसने विद्या को भी मार दिया। शिंदे दिन दहाड़े अपने ही घर के बाहर विद्या का मर्डर हुआ और किसी ने कुछ नहीं देखा। कोई फैमिली वाले हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? पड़ोसियों से कुछ पता चला? सर पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि धनराज एक्चुअली टेढ़ा आदमी था। पहले अपने भाई को धोखा देके उसकी प्रॉपर्टी हथिया ली, फिर दुकान से भी उसे आउट कर दिया। मतलब अपने भाई से ही दुश्मनी ले ली? माँ से भी, क्योंकि माँ अपने छोटे बेटे प्रवीण के बहुत क्लोज थे, उनको भी बुरा लगा होगा। और धनराज की नॉमिनी थी विद्या, यानी अगर धनराज और विद्या को रास्ते से हटा दिया जाए तो घर, दुकान, प्रॉपर्टी सब पे मालिकाना हो जाएगा प्रवीण और माँ छोटा। शिंदे कहीं ये दोनों तो मिले हुए नहीं है?
सबके कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स निकलवा। ओके सर। जब धनराज का मर्डर हुआ तब तुम कहाँ थे? जिस दिन दादा का मर्डर हुआ उस दिन बुधवार पैट के आगे जो दारू का ठेका है उधर ही था मैं। और जब विद्या का मर्डर हुआ तब? दुकान पर ही था मैं। आप चाहो तो चेक कर लो। उनसे और उनके परिवार से दूर ही रहता हूँ मैं। वो लोग और उनका परिवार आपस में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा। क्यों? वो क्या है ना सर, बेटे की एक गर्लफ्रेंड है, बाप को प्रॉब्लम थी उससे और बेटे को बाप की दादागिरी से। ऊपर से वो ड्राइवर का चक्कर, कौन से बेटे को अच्छा लगेगा सर? उसकी माँ का किसी ड्राइवर से चक्कर चल रहा है। माला, तू यहाँ और मैं तुझे पागलों की तरह कहाँ कहाँ ढूंढता रहा। अरे मैं तो इतना डर गया था कि पुलिस स्टेशन जाने वाला था रिपोर्ट लिखवाने के लिए। कहाँ गई तू? बोल माला, बोल। तो क्या करता मैं? माला, इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बस यही एक रास्ता था। अरे भाई साहब, सर आई डोंट केयर, आई लव संजना। आई बाबा उन लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं किया, लेकिन मैंने कहा मैं शादी करूंगा तो संजना से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। और उस संजना के साथ शादी करने के लिए तुमने अपने आई बाबा को मार दिया। सर मैं क्यों मारूंगा अपने आई बाबा को? सर संजना से शादी करने के लिए मुझे किसी का खून करने की जरूरत नहीं है। सर ना मुझे आई बाबा की जरूरत थी और ना ही उनके पैसों की। और वैसे भी ये सब छोड़ करके मैं संजना के साथ मुंबई शिफ्ट हो जाता। देखिए ये है मेरी वेबसाइट जो मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं। देखिए सर, मुझे तो बता देते तुम। मैं देख माला, मैं तुझे इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। बस एक बार मेरा ये काम पूरा हो जाए, मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगा और सब कुछ सच सच बता दूंगा। बस लेकिन ये जो काम शुरू किया है ना, इसे पूरा कर लो। और किस किस को मारेंगे आप? एक एक को मारूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा किसी को भी, नहीं छोड़ूंगा। सर बेटे विनय के पास कोई मोटिव है ही नहीं। प्लस उसके कॉल रिकॉर्ड भी मैंने चेक किया, कभी अननोन नंबर या स्ट्रेंज नंबर के साथ उसका कनेक्शन नहीं रहा, तो सुपारी देने वाला एंगल भी नहीं बनता। और ये सुधा और प्रवीण? सर धनराज के मर्डर वाले दिन प्रवीण के हिसाब से वो देसी बार में था। बार के मालिक से बात हुई, कंफर्म भी करवाया। अब रेगुलर कस्टमर है तो बयान गलत भी हो सकता है। सर जिस दिन विद्या का खून हुआ उस दिन प्रवीण और सुधा दो टीक में ही थे। दुकान के एम्प्लॉय से बात हुई मेरी। मालिक के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा, सबको अपनी नौकरी प्यारी है। कॉल रिकॉर्ड्स सर चेक किया, क्लीन है। इस ड्राइवर का क्या चक्कर है? एक्चुअली उस दिन वो पुणे से बाहर था, सासवड़ में। नौकरी से निकाल देने की वजह से वो डिप्रेशन में है। तो समझ में नहीं आ रहा, सबसे तो पूछताछ करके देख लिया, कौन हो सकता है? अगर मर्डरर फैमिली में से कोई ना हो तो? मतलब बाहर का कोई, ऐसा कोई जिससे धनराज और विद्या की दुश्मनी हो। सर आपस में इतने सारे झगड़े थे, आजी से, प्रवीण काका से और खुद आई बाबा में। घर में दुश्मन क्या कम थे जो बाहर के होंगे, लेकिन विद्या का पता नहीं। मेरे बेटे के बाहर कोई दुश्मन नहीं थे, इतना मैं कह सकती हूँ साहब। ठीक, लैपटॉप ऑन करो। IT एक्सपर्ट आ गया? हाँ सर, बाहर खड़ा है। सब ये सब करने की जरूरत है क्या? सब जानना जरूरी है। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि इस मर्डर के पीछे कोई पैसों वाला एंगल रहे। अच्छा एक बात बताइए, कुछ समय पहले क्या धनराज जी ने किसी एम्प्लॉय को दुकान से निकाला था? झगड़ा हुआ था? कोई मनमुटाव, कोई हेरा फेरी, कुछ भी? नहीं साहब। फिर से वही सब सवाल यार, किसी पे कोई शक, किसी से कोई दुश्मनी, और तो और
और क्या? और हमारे बारे में भी पूछा फिर से। दुकान पे छापा मारा, बैंक अकाउंट, कंप्यूटर सब कुछ चेक किया। अरे उनसे बच के मैं इतनी मुश्किल से तुमसे मिलने आया हूँ कि मैं जानता हूँ मैं कैसे आया। अब क्या करेंगे? पुलिस तो पुलिस का क्या है, उनको जो करना है वो करेगी। बस एक बार ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाए ना, उसके बाद हम मुंबई निकल जाएंगे। क्योंकि अभी अगर हम मुंबई निकलेंगे तो पुलिस का शक मुझ पर और बढ़ जाएगा। पुलिस को अभी भी शक है तुम पर? ऑफ कोर्स यार, तभी तो इतनी टेंशन ले रहा हूं मैं। कब की फुटेज है? सर पिछले हफ्ते की। पॉज करो, रिवाइंड। ये मर्डर से एक दिन पहले की फुटेज है ना? राइट, चलो ये देखो फिर से, और इसकी नजरें सिर्फ धनराज पे। सीसीटीवी फुटेज से इस आदमी का फोटो सोर्स करो और सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। सेल्स स्टाफ से बात करो, पता करो ये इनका कोई रेगुलर कस्टमर है या फिर ये वही आदमी है जिसकी हमें तलाश है। अरे रुको भाई, रुको। हाँ? अरे बोलो। क्या हालत हो गई है आपकी? अब और क्यों? नहीं माला नहीं, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। अभी सुधा जिंदा है, बस एक बार वो खत्म हो जाए फिर मुझे शांति मिलेगी। पता नहीं हमारे पूरे परिवार के साथ किसकी दुश्मनी थी तो ये हमें आज इतनी बड़ी सजा मिल रही है। आप इसे पहचानती हैं? जी आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं कुछ मदद करूं? जी कुछ नहीं। अरे महेश, महेश। जी माँ जी। अरे ये बड़ा अजीब आदमी था, अचानक आया और चला गया, इसलिए याद है मुझे। मामले में अब अचानक एक ऐसा शख्स मुख्य संदिग्ध बन गया जिसके चेहरे के अलावा पुलिस के पास उससे जुड़ी और कोई जानकारी नहीं थी। उसकी फोटो जगह जगह भिजवाई गई, बंटवाई गई, इस आशा में कि शायद कोई उसे पहचान ले। आखिर पुलिस को खबरियों के जरिए ही बढ़त हासिल हुई। चाय वाले के किसी ग्राहक नहीं, मैं कहीं नहीं जाएगी तुमको अकेला छोड़कर। अरे तू चाहेगी? देख माला, हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं। ये काम खत्म होती मैं अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर दूंगा और उन्हें सारी बात बता दूंगा। इसलिए माला, मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तो अकेले रहे, इसलिए कह रहा हूं तुझे। कुछ भी बोलो, कितना भी बोलो, जहाँ तुम जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी। अरे तू समझती क्यों नहीं है? जा माला। अभी कुछ मत बोलिए, अभी जो काम करना है सिर्फ उस पे ध्यान दीजिए आप। नहीं सर, हमें जिस राजेंद्र शर्मा की तलाश है सिर्फ वही हाथ नहीं आ रहा है। शिंदे, इसका मतलब या तो नाम गलत है या फिर वो आदमी पुणे का नहीं है। सर, खबरी से पता चला है कि एक ऑटो वाले ने विनय का मर्डर होते हुए देखा है। माफ कीजिए साहब, मैं पहले ही आपको आके बताने वाला था। मेरे को डर लगा कि तेरे इस डर के चक्कर में अगर वो मुजरिम हमारे हाथ से निकल गया ना, उसकी जगह तेरे को अंदर डाल दूंगा, समझा? नहीं साहब, मैं कुछ नहीं किया। पहचान सकता है उसे? उसको कैसे भूलूंगा साहब? वो शरीफ दिखने वाला सीधा साधा बुढ़ा आदमी, मैं सोचा भी नहीं कि बंदूक निकाल कर। रुको, अरे बोलो जल्दी, लेट हो रहा है, क्यों रोका आपने? ये देख, यही था। हाँ साहब। कहां से चढ़ा था तेरी रिक्शा में? शिंदे, पता करो कि आखिर ये राजेंद्र यहाँ आया क्यों था। अगर वो विनय का पीछा करते हुए यहाँ आया होगा तो विनय के मोबाइल का लोकेशन भी यही होगा
और जरा आसपास के लोगों से पूछताछ करो, किसी ने विनय या राजेंद्र को यहाँ देखा है क्या? ओके सर। सर, हमने पता किया है मर्डर से पहले विनय वही था। इसका मतलब राजेंद्र ने उसे फॉलो किया। पता चला कहाँ से आया था? सर, ऑटो रिक्शा स्टैंड में जाके हमने एक ऑटो रिक्शा वाले से पूछताछ की। राजेंद्र को कोई नहीं जानता। पूछताछ का दायरा बढ़ा दो। धनराज और विद्या का घर, उनकी दुकान, उसके आसपास के सारे ऑटो वालों से बात करो और ऑटो रिक्शा यूनियन में जाके पता करो। कोई ना कोई ऑटो वाला तो हमारी मदद कर सकता है। बस बस बस, यहीं रोक दो। साहब, बाहर एक ऑटो वाला आया है, बोलते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है। फोन क्यों कट कर रहे हैं? कहीं कुछ क्यों चौंक गए? जिस ऑटो में तुम आए थे उसी ऑटो वाले ने हमें इन्फॉर्म किया है। दिखाइए। चला। धनराज, विद्या और विनय, इनको क्यों मारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उनसे? सर, ये ऐसा नहीं मानेगा। चल बोल बोल, सच क्या है? सर, फोन। कहाँ हो तुम? कब से फोन लगा रहे हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? राजेंद्र नहीं, पुलिस अरेस्ट कर लिया तुम्हारे पति को। तुम्हारे पति की जुबान तो बंद है, तुम ही बता दो क्या है ये सब? उस परिवार के साथ ऐसी भी क्या दुश्मनी है कि एक एक करके सबको मार डाला? हाँ? माला जी, बोलिए। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। दोनों के मुंह पे ताला लगा हुआ है, दिखने में भी शरीफ लगते हैं। और यहाँ के है भी नहीं। मुझे नहीं लगता ये लोग पुणे के। हो सकता है सर, घर भी इनका अपना नहीं है, किराए के मकान पर रहते हैं। जरा पता करो कि ये लोग आए कहाँ से और इनकी कहानी क्या है। इनके मकान मालिक से पूछो कि इनका परमानेंट एड्रेस क्या है। ओके सर। 2 महीने से रह रहे साहब, इलाज वगैरह करवाने के लिए पुणे में आए थे। और कहाँ से आए थे? कोई परमानेंट एड्रेस वगैरह? नहीं, वो तो सर बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के किसी को भाड़े पे रख लिया। लीव एंड लाइसेंस के रूल्स होते हैं, आपको पता है ना? सॉरी सर, वो लोग तो दिखने में शरीफ लग रहे थे, ऊपर से टाइम पीरियड भी कम था और भाड़ा भी उन्होंने एडवांस में दे दिया था। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था सर कि वो मर्डरर निकलेंगे। चलिए घर खोलिए। एक एक इंसान मारो, फाइल, फोलियो, कैश जो मिले उठा लो। सर, आईडी, फोटो और कैश, ये सारी चीजें उनके सामने रखूं ना, अभी उगल देगा सब कुछ। कोई फायदा नहीं सिंधे, मुझे नहीं लगता वो लोग कुछ बताएंगे। तुम नासिक जाओ, आईडी पे जो एड्रेस है ना, इस पे जाके पता करो कि कहानी क्या है और ये भी पता करो कि ये फोटो किसकी है। ओके सर। आखिरकार पुलिस ने राजेंद्र और माला की असली पहचान ढूंढ ही निकाली, लेकिन इन हत्याओं के पीछे की वजह अब भी एक रहस्य बनी हुई थी। नासिक पहुंचते ही पुलिस के सामने एक ऐसा सच आया जिसने इस केस को एक बिल्कुल ही नई दिशा की तरफ मोड़ दिया।
राजेंद्र शिर्के आपके पड़ोसी है ना, कुछ बताएंगे उनके बारे में? बड़ा दुख होता है उनके लिए। इतने अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों हुआ, ये समझ ही नहीं आता। क्या मतलब? माला, मुझे माफ कर दे। क्या कर रही हो? बस भी करो। माला, मैं फेल हो गया। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं अपना काम नहीं पूरा कर पाया। मैं सुधा को नहीं मार पाया। मुझे माफ कर दे माला। बेटा और बेटी थे उनके, एक्सीडेंट हो गया। राजेंद्र और माला तो पूरी तरह टूट गए। दोनों जिंदा हैं तो सिर्फ उनकी पोते की वजह से। अगर वो नहीं होती तो ये दोनों जान दे देते। क्या नाम है इसका? तारा नाम है उसका। 20 साल की थी तब पूना गई थी जॉब के लिए। अभी 14-15 महीने पहले ही वापस आई थी छुट्टी पे। सुसाइड कर लिया बेचारी ने। सर, राजेंद्र काका और माला काकी तो खत्म ही हो गया। उसके बाद क्या हुआ, क्यों अचानक आत्महत्या? फिर पुलिस में जाते रहे महीने महीने, रोज वही, लेकिन पता ही नहीं चला क्यों बेचारी ने अपनी जान दी। ओके। लड़की की लाश हमें पंखे पे लटकी हुई मिली। बॉडी उतारो और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। काफी टफ इन्वेस्टिगेशन की हमने, उसके बाद क्लियर हो गया कि मामला सुसाइड का ही है। लड़की के दादा दादी ने भी पुलिस स्टेशन के काफी राउंड लगाए। हमें बुरा भी लगता था, लेकिन क्या करें, सुसाइड की कोई वजह कभी सामने ही नहीं है। पूना में किसी के साथ कोई कनेक्शन? धनराज, विद्या, विनय की फैमिली? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट हमें तो उसके बॉयफ्रेंड पर ही शक था, लेकिन उन दोनों के बीच भी सब कुछ नॉर्मल निकला। बॉयफ्रेंड? हाँ, सुनील। हमें तारा के बारे में पता है, आपकी पोती। इन हत्याओं से तारा का क्या कनेक्शन है? क्या किया था उन लोगों ने तारा के साथ? देखिए, चुप रहने से कोई फायदा नहीं। अगर आप हमें सच्चाई बताएंगे तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। बताओ। सर, सुनील भोले, तारा का बॉयफ्रेंड। ये सर, कांस्टेबल को भेजा है, उठाकर लेकर आएगा थाने। साहब, सुनील बड़े के घर पर ताला है और पड़ोसियों को भी कुछ नहीं पता है। कब से है ताला? साहब, कल से है। शिंदे, कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करो, रेड अलर्ट जारी करो। अब ये आदमी किसी भी हाल में हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ओके सर। पाटिल, कंट्रोल रूम से कोई अपडेट मिला? नहीं साहब, हमने नाकाबंदी लगा दी है साहब। हाँ, सर लोकेशन ट्रेस हो गया है। एड्रेस क्या है? बहुत भगाया तूने। तुझे क्या लगा था पुलिस को चकमा देके भाग जाएगा? सर, मैंने किया क्या सर? सर, आप मेरे को क्यों पकड़ रहे हैं? सर, आप मेरे को क्यों मार रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना आपसे कि मेरे को नहीं मालूम कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। मेरी गर्लफ्रेंड जो जिंदा भी नहीं है, उसके दादा दादी किसी का खून करते, इसमें मेरा क्या दोष है? अच्छा, और ये बात तुझे अजीब नहीं लगती कि मरने वाला इंसान उसी दुकान का मालिक था जहां तू काम करता था? सर, ये भी मेरा बैड लक, और क्या बोल सकता हूँ मैं? बैड लक तो तेरा अब शुरू होगा। जब निर्दोष है तो भागा क्यों? सर, मुझे डर था कि वो लोग मुझे भी ना मारते। पागल हो गए दोनों के दोनों। सर, तारा ने सुसाइड क्यों किया? तेरी वजह से? हाय शपथ, मुझे तो खुद नहीं मालूम कि उसने ऐसा क्यों किया। हम लोगों के बीच तो सब अच्छा चल रहा था, फिर अचानक से उसने ब्रेकअप कर लिया। बोली कि उसके दादा दादी को हमारे रिश्ते से प्रॉब्लम है। मैंने उसे मनाने की, समझाने की बहुत कोशिश की। मैं तो उससे शादी करना चाहता था सर, पर वो नहीं मानी। अचानक एक दिन बस उसने जान दी थी। क्यों, क्या वजह थी, मुझे नहीं मालूम सर। अच्छा, अगर उन्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो उनसे कांटेक्ट में क्यों था? तेरे कॉल रिकॉर्ड्स, 3 महीने पहले तूने राजेंद्र से फोन पे बात की, उनसे मिला भी था नासिक में? हाँ, मेरी बात हुई थी, मैं मिला भी था उनसे, लेकिन मैं नासिक में था कुछ पर्सनल काम से, इसलिए तो सोचा उनसे पूछ लूं कि वो लोग ठीक से हैं कि नहीं। ये और कुछ नहीं सर। ये सुनील का क्या चक्कर है? क्या तुम उसे भी मारना चाहते थे? बोलो, सुनील का तारा के मौत से क्या लेना देना? छोड़ो शिंदे, अगर ये मुंह नहीं खोलना चाहते तो सुनील का मुंह खुलवाओ, उल्टा लटका के मारो, सब कुछ खुद उगलेगा। सर, सुनिए, उसको मत मारिए, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है।
तो सारी डिटेल्स वापस से चेक की, पर एक बात अजीब है, ये लैपटॉप बुटीक में ही था। इसे फॉर्मेट किया गया है एग्जैक्टली उसी दिन जिस दिन तारा ने सुसाइड किया था। बुटीक के एम्प्लॉयज के साथ मेरी बातचीत हुई तो पता चला कि लैपटॉप तो बिल्कुल सही चल रहा था, फिर भी इसे फॉर्मेट किया गया और फॉर्मेट करने के चक्कर में अकाउंट से कुछ डेटा भी उड़ गया। अब जब लैपटॉप बिल्कुल सही चल रहा था तो इसे फॉर्मेट क्यों किया गया सर? इंटरेस्टिंग। इस लैपटॉप का डेटा रिट्रीव करवाने के लिए भेजना, देखते हैं क्या मिलता है। ओके सर। ये बात साफ थी कि इस मामले से जुड़ा हर इंसान कोई राज छिपाए हुए था, लेकिन वो कौन सा राज था जिसकी वजह से राजेंद्र जैसे एक शरीफ और वृद्ध इंसान को इतनी जाने लेने पर मजबूर होना पड़ा? पुलिस के सामने थे अनगिनत सवाल और असीम जानकारी। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्होंने बीते हुए एक एक सेकंड की जांच की, व्यापक विश्लेषण किया, खासकर उस समय का जब तारा ने आत्महत्या की थी। सर काफी टाइम लगा, लेकिन इरेज किया हुआ सारा डेटा हमने रिट्रीव कर लिया। एक फोल्डर मिला संजना। संजना? यस सर। विनय की गर्लफ्रेंड का नाम है ना ये? राइट। बैठिए सर, चेक करते हैं। सारे लेडीज चेंजिंग रूम के वीडियो। यस सर। सर ये तो तारा, राजेंद्र और माला की पोती। विनय तो है नहीं, चलो संजना से बात करते हैं। हमें पता है दुकान में क्या चल रहा था। चेंजिंग रूम के सारे वीडियोस है हमारे पास। तुम इन सब के बारे में पहले से जानती थी ना? सर मैं कुछ नहीं जानती सर, मुझे कुछ नहीं पता। इला काय बोलायचं ते लॉकअप मध्ये बोलेल, घेऊन चलायला। नहीं सर, सर मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। वो विनय है ना सर, उसी ने कहा था कि ये सबसे अच्छा तरीका है कम टाइम में पैसे ज्यादा कमाने का, ताकि इस तरह से पैसे कमा के तुम लोग ऐश की जिंदगी जी सको। सर वो विनय के पापा है ना, उनको हम दोनों से बहुत प्रॉब्लम थी। वो हमारा रिश्ता भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और ना हमको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे थे। तो इसलिए मैंने और विनय ने चेंजिंग रूम में हिडन कैमरे को इंस्टॉल करा और वहाँ पर आने वाली लड़कियों के वीडियोस बनाकर ऑनलाइन सेल कर दिया। सर किसी को कुछ शक भी नहीं हुआ और उन लड़कियों को भी कुछ नहीं पता चला, लेकिन विनय का लालच और बढ़ गया। वो उन वीडियोस को लेके लड़कियों को ब्लैकमेल करने लगा ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। और तारा भी उनमें से एक थी। वो सुनील से मिलने आती थी और वो दोनों शादी करने वाले थे। ऐसा मत करो, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। 50,000 दे दे, ये वीडियो में डिलीट कर दूंगा, समझी? और जिसका बैकअप लिया है ना वो भी हटा दूंगा मैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। तारा के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने सुसाइड करा। लाज वाटली पाहिजे। खुद एक लड़की होके दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा घिनौना खिलवाड़ चलने दिया तुमने। घेऊन चलायला। तुमने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? क्योंकि सर तारा के दादा दादी नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को भी पता चले। कुछ दिन पहले ही मुझे सच का पता चला। विनय ने उस दिन शराब पी रखी थी, इसलिए वो बात करने लगा। तू मस्त है यार सुनील, पैसे कमाता है, दुकान की फिक्र करता है। आई एम सो सॉरी यार, एक तारा के साथ जो हुआ ना, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली में मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मुझे क्या पता था यार कि वो अपनी जान दे देगी। मतलब? वो अपने दुकान में कपड़े लेने आई थी ना, तो कपड़े बदलते समय मैंने कैमरा रख के उसका एक वीडियो बना लिया था। फिर उसको ब्लैकमेल किया मैंने। सिर्फ 50,000 रुपए के लिए कोई अपनी जान देता है क्या? है? विनय, ये लड़का भी ना आज तो फिर पी क्या है। चल घर के अंदर चल। सुनील थैंक यू इसे घर पहुंचाने के लिए। लेकिन अगले ही दिन नशे के साथ साथ पछतावा भी चला गया। वो कर गया वो। मेरे पास कोई सबूत नहीं था। तारा की डेथ के बाद उन लोगों ने वो कैमरा भी वहां से निकाल दिया था। वहां तारा के दादी दादा अब भी पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे थे। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। उनकी हालत बहुत बुरी थी, इसलिए मुझे जो कुछ पता था मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो दोनों इस तरह बदला लेंगे तारा की मौत का। वही तो थी हमारी सब कुछ, उसी की खुशी के लिए जीते थे। वो अभिमान थी हमारा, हमारी जिंदगी की खुशी थी। अरे क्या मिला पुलिस के पास जाके हमें? पहली बार चक्कर पे चक्कर काटते रहे और हमारी बेटी पंखे से जब सच पता चला तो हमने सोच लिया कि पुलिस के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि पुलिस हमसे सबूत मांगेगी। अरे कहां से लाएंगे सबूत?
और गुनहगार बच जाएगा। इसलिए सोच लिया कि दुकान चलाने वाले हर उस आदमी को मैं जान से मार दूंगा, तभी हमारी तारा को शांति मिलेगी और तभी हमें शांति मिलेगी। पर उन लोगों को कुछ नहीं पता था, तुमने बेमतलब उन्हें मार डाला। तो ये उनकी गलती है, उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था और आप कहते हैं उन्हें कुछ नहीं पता था। ये उनकी लापरवाही है, उनकी लापरवाही, और उन सब ने अपनी लापरवाही की कीमत चुकाई है। अगर विनय ने ऐसा सोचा और उसने इतना घिनौना काम किया क्योंकि उसके घर वालों ने उसे सपोर्ट नहीं किया था और उसने मेरी बच्ची के साथ इतना घिनौना काम किया, जिंदगी बर्बाद करती उसकी, और आप कहते हैं कि मैंने बेमतलब मारा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, वो सबके सब डिजर्व करते थे। मैंने बिल्कुल सही किया, मैंने बिल्कुल सही किया। राजेंद्र जी, तारा के साथ जो हुआ, आपके साथ जो हुआ, गलत हुआ, दुख हमें भी है, लेकिन जो आपने किया है तो गुनाह है। मैं मानता हूं कि तारा की आत्महत्या के पीछे की वजह हम लोग नहीं ढूंढ पाए, लेकिन ये जानकारी जो अब सामने आई, ये अगर आप और सुनील तब हमारे सामने लाते तो हम एक्शन ले सकते। अपराधी जेल में सड़ रहे होते हैं आज, लेकिन आपने बदला लिया, खून कर, अपराध करके। तारा को आपने ही सही रास्ते पे चलना सिखाया था ना, खुद आपने ही गलत रास्ता चुन लिया। कभी सोचा आपने कि तारा को क्या ये मंजूर होता? बहुत पुरानी कहावत है कि लालच बुरी बला है। लालच एक ऐसा बवंडर है जिसमें अनगिनत मासूम जिंदगियों को नष्ट करने की क्षमता है। इसलिए इस पर काबू रखें, इसे मिटाने का प्रयास करें। न जाने ये कब और कैसे हम एक ऐसे रास्ते पर धकेल दे जहां से लौट कर आना शायद नामुमकिन हो। याद रखें, चेंजिंग रूम में छिपाया गया कैमरा अक्सर आपके मोबाइल फोन के सिग्नल में रुकावट पैदा करता है। अगर ट्रायल रूम में जाने के बाद भी आप अपने मोबाइल के सिग्नल को बरकरार रख पाएं, तो इसका मतलब है कि चेंजिंग रूम सुरक्षित है। ट्रायल रूम के आईने पर उंगली टिकाकर चेक करें। अगर आपकी उंगली और उसके प्रतिबिंब में जरा अंतर दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आईना सही है। लेकिन अगर आपकी उंगली और उसके प्रतिबिंब में कोई भी अंतर ना हो तो इस बात की संभावना हो सकती है कि वो आईना दो तरफा हो और उसके पीछे कैमरा भी हो सकता है। आखिर में ट्रायल रूम की लाइट को ऑफ करके अपने मोबाइल फोन की टॉर्च द्वारा आईने को गौर से चेक करें। अगर आईने के पीछे कोई व्यक्ति या कैमरा छिपा है तो वो झट से नजर आ जाएगा। याद रखें, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कुछ हद तक खुद हम पर भी है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।